हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी लॉ का एक चैप्टर, टाइप्स ऑफ कंपनीज। यानी कि जो कंपनीज हैं वो कितने टाइप की हैं हम इसमें पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज को हमने कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया हुआ है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आ जाइए, देर ना करते हुए स्टार्ट्स करते हैं आज का जो चैप्टर है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। आ जाइए स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए टाइप्स ऑफ कंपनी, जो टाइप्स ऑफ कंपनी है वो कई बेसिस पर अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो ये बेसिस हैं 6। तो फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी वो किस तरीके से बनाई गई है, किसने उसको बनाया है, इनकॉर्पोरेशन के बेस पर। फर्स्ट है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिनको रॉयल चार्टर पास करके बनाया जाता है, यानी कि ऐसी कंपनी अब तो इंडिया में नहीं है, ठीक है। पहले टाइम में होती थी जब किंग और क्वीन का राज होता था। यानी अभी भी कोई अगर ऐसा देश होगा जहाँ पर किंग क्वीन का राज होगा तो वहाँ पर चार्टर्ड कंपनीज पाई जा सकती हैं, लेकिन इंडिया में अब कोई चार्टर्ड कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, प्रेवलेंट नहीं करती, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड वन इज स्टैट्यूटरी कंपनी। Statutory companies, these types of companies are incorporated by an act of parliament or the state legislature। यानी कि इसको किसके द्वारा इनकॉर्पोरेट किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है। और इस टाइप के कंपनीज के कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एट्सेट्रा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस कंपनी के नाम के बाद में लिमिटेड वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। स्टैट्यूटरी कंपनी के नाम के बाद में जो लिमिटेड वर्ड है वो यूज़ नहीं किया जाता, नॉट यूज्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। और रजिस्टर्ड कंपनी, नाम से ही पता चल रहा है, रजिस्टर्ड मीन्स जो रजिस्टर है, यानी कि जो कंपनीज रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्टर करके बनाई गई हैं, यानी कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्टर्ड हैं वो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेस पर दो टाइप्स की कंपनीज होती हैं। फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अनदर वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। लिमिटेड लाइबिलिटी, नाम से ही पता चल रहा है, लाइबिलिटी जिसकी लिमिटेड हो, ठीक है। लाइबिलिटी जिसकी लिमिटेड हो, और लिमिटेड देखो दो टाइप से हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। अब देखो, जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, यानी कि किसी मान लो शेयर होल्डर ने हमारी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, उसने 80 रुपये, तो 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, उसने 1000 शेयर खरीदे हुए हैं, ठीक है। 80 रुपये तो पे कर दिए हैं 100 में से, और 20 रुपये रहते हैं उसके। तो अगर कंपनी वाइंड अप भी हो जाती है तो उसकी, उस पर्सन की, उस शेयर होल्डर की सिर्फ जो 20 रुपये बचते हैं ना, उसकी लाइबिलिटी रह जाती है, उतनी ही लिमिट होती है उसकी लाइबिलिटी की। समझ में आया स्टूडेंट्स? कि अगर वो शेयर से लिमिटेड है तो जितना शेयर्स का अमाउंट उसका अनपेड रहता है वो सिर्फ उसी चीज़ के लिए उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि वो 20 रुपीज़ ही पे करेगा जो बचे हुए हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर्स थे, यानी कि 20,000 रुपये ही पे करेगा, और आप उससे किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। अनदर वन इज, एक दूसरा हमने पढ़ा कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय
गारंटी मतलब शेयर होल्डर ने जितनी गारंटी ले रखी है, ठीक है भाई, मैं इतने रुपए तक पे कर दूंगा। मान लो शेयर होल्डर ने बोला है कि मैं 50,000, अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है, लॉस इनकार हो जाता है, ठीक है, तो मैं सिर्फ 50,000 तक की गारंटी लेता हूँ कि 50,000 तक की मैं पेमेंट कर सकता हूँ, तो हम सिर्फ उसको लिएबल कर सकते हैं 50,000 के लिए, क्योंकि उसने इसी चीज़ की गारंटी ली थी। ठीक है स्टूडेंट्स। अनदर वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स शेयर होल्डर की बोल दिया है आपने, प्रोस्पेक्टस में ही बता दिया आपकी जो आपकी कंपनी है वो क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है। ठीक है, यानी कि जो शेयर होल्डर हैं वो क्या है, प्रॉपर रिस्क में है। अगर कंपनी डूबती है तो शेयर होल्डर की पाई बिक जाएगी उसके पैसे चुकाने के लिए, यानी उसकी पर्सनल संपत्ति है, जो पर्सनल उसकी एसेट्स है वो भी बिक जाएंगी। उसके पैसे को, जो डूब रहा है पैसा, वो जो अगर कंपनी ने डुबाया है, वो उस पैसे को कवर अप करने के लिए शेयर होल्डर की पर्सनल एसेट भी बिक सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो उस चीज़ के लिए भी लिएबल है, क्योंकि अनलिमिटेड है लाइबिलिटी, कोई लिमिट नहीं है। हाँ जी, अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, यानी कि शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि शेयर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, उसके बेस पर दो कंपनियां हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट कंपनी एंड अनदर वन इज़ पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जो रेस्ट्रिक्ट करती है द राइट्स ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफ़र शेयर्स, यानी कि वो ट्रांसफ़र करने से मना करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है, यानी मेंबर्स को रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, नो करती है यानी ये। ठीक है, और पब्लिक कंपनी यस करती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, पब्लिक प्राइवेट कंपनी के हम वो पढ़ते हैं कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, हमने ये पिछली वीडियो में भी पढ़ा है। तो प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम मेंबर होते हैं, देखो मिनिमम होते हैं और मैक्सिमम होते हैं, किसमें, एक यहाँ पे लिख लेते हैं, ये प्राइवेट हो गया और ये पब्लिक हो गया। ठीक है, तो प्राइवेट में जो मिनिमम नंबर हैं वो है 2 और पब्लिक में जो मिनिमम नंबर हैं वो हैं 7। ठीक है, और प्राइवेट में जो मैक्सिमम नंबर हैं वो हैं 200 और पब्लिक में जो मैक्सिमम नंबर हैं वो हैं अनसर्टेन, यानी जितने ज़्यादा शेयर होल्डर बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा वो उनके मेंबर्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया दोनों का। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब कि कंपनी की ऑनरशिप किसके पास है, कैसे, वो 3 टाइप की आ गई ऑनरशिप के बेस पर, गवर्नमेंट, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी आर दूज कंपनीज जिसका जो यानी 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट होल्ड करती है, वो कंपनी क्या कहलाती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज। यानी जिस कंपनी के 51, यानी 51 लगा लो, 51 से मोर, ठीक है, मोर देन 51 और 51, क्योंकि 50 से मोर होने चाहिए। ठीक है, 51 जिसके शेयर्स गवर्नमेंट कंपनी ने होल्ड कर रखे हों, गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखे हों, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग, देखो एक कंपनी है, उस एक होल्डिंग कंपनी होती है, एक सब्सिडरी होती है। एक कंपनी की होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसके पास 50% से ज़्यादा शेयर। ठीक है, 50% से जिसके पास ज़्यादा शेयर, यानी 51% इसके पास है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई होल्डिंग कंपनी। और 49% इसके पास है, तो ये हो गई सब्सिडरी कंपनी। और जो सब्सिडरी कंपनी को होल्ड कौन करता है, उसकी होल्डिंग कंपनी। ठीक है, यानी जिसके पास शेयर ज़्यादा हैं,
यानी 51% है, तो वो दूसरी कंपनी को क्या करती है, होल्ड करती है, इसलिए ये होल्डिंग कंपनी कहलाती है, ये सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, नेशनैलिटी के नाम से पता चल रहा है कि नेशन में या नेशन से बाहर। ठीक है, तो इनलैंड कंपनी, इनलैंड यानी हमारे ही लैंड में, यानी ऐसी कंपनी जो कॉरपोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है कहाँ पे, इंडिया में ही। ऐसी कंपनी जो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनी एक्ट एंड इज ऑपरेटिंग अंडर द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, और इस एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविज़न आते हैं उसके अंडर वर्क कर रही है, ऑपरेट कर रही है, तो वो कहलाएगी इनलैंड कंपनी, यानी हमारे ही लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई है, हमारी ही इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फॉरेन कंपनी उसी का उल्टा, यानी कि हमारे इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, वो कहीं बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। जो इनलैंड कंपनी थी वो इनसाइड इंडिया, इंडिया के अंदर, इनकॉर्पोरेट इनसाइड इंडिया और इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, दोनों हो गई। जो इनसाइड इंडिया है वो इनलैंड कंपनी है और जो आउटसाइड इंडिया है वो फॉरेन कंपनीज हो गई। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब आगे देखिए, अदर कंपनी बच गई, ये नेशनैलिटी पे था, अब अदर कंपनी आ गई हमारी। अदर कंपनी देखते हैं कौन कौन सी है, कुछ एक 7-8 कंपनीज हैं अदर कंपनीज के नाम से, तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी आपने नाम सुना होगा एमएनसीज। एमएनसीज क्या करती हैं, क्या होती हैं? द कंपनीज एंटरप्राइजेज और कॉरपोरेशन दैट मैनेज प्रोडक्शन और डिलीवर सर्विसेज इन मोर देन वन कंट्री आर कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। देखो नाम से पता चल रहा है, नेशन मल्टी हैं, यानी कि एक से ज़्यादा नेशन में जो ऑपरेट करती हैं, अपनी सर्विसेज डिलीवर करती हैं, वो सभी कंपनीज एमएनसीज कहलाती हैं, एक नेशन से ज़्यादा नेशन में। ठीक है, 2 और मोर। ठीक है, उनमें जो ऑपरेट करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो सभी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती हैं। इन्हें हम इंटरनेशनल कंपनीज और कॉरपोरेशन भी बोल सकते हैं। दूसरा नाम क्या हो गया इनका? इंटरनेशनल कंपनीज। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए नेक्स्ट वन, डिफंक्ट कंपनी। नाम से पता चल रहा है डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब डिफंक्शन, यानी जिसने फंक्शन करना बंद कर दिया है, जो ऑपरेटिव नहीं है, नॉट ऑपरेटिव, वर्क नहीं कर रही है, उसने वर्क करना बंद कर दिया है, ऐसी कंपनी क्या कहलाती हैं? डिफंक्ट कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ डिफंक्ट कंपनी इज वन दैट has ceased to be operative and is no more doing any business, जिसने अपना काम बंद कर दिया है और कोई भी बिजनेस नहीं कर रही है, वो डिफंक्ट कंपनी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब आगे चलते हैं। थर्ड वन इज अनरजिस्टर्ड कंपनी और इल्लीगल एसोसिएशन। अनरजिस्टर्ड कंपनी, नाम से पता चल रहा है ऐसी कंपनी जो अनरजिस्टर्ड है, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जिसको क्या नहीं कराया गया है, रजिस्टर नहीं कराया गया है, ऐसी कंपनियां अनरजिस्टर्ड कंपनीज कहलाती हैं। और इल्लीगल एसोसिएशन, यानी देखो कोई भी, हमने जब पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं, और जो और अदर बिजनेस है, एसोसिएशन है,
उसके अंदर मैक्सिमम 20 पर्सन हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है बैंकिंग वाली जिसमें 10 से ज़्यादा पर्सन एंगेज हैं, 10 से ज़्यादा मेंबर एंगेज हैं, तो वो नॉर्मल सी बात है, वो अपने जो भी बनाए हुए हैं रूल्स की 10 होने चाहिए, 10 से ज़्यादा वाले रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, उसको ख़त्म कर रही है उसको रूल को, है ना, तो यानी कि वो क्या हो गई, इल्लीगल मानी जाएगी, इल्लीगल कॉरपोरेशन मानी जाएगी अगर 11 भी पर्सन हो गए बैंकिंग कंपनी के अंदर, ठीक है। और अगर कोई और बिजनेस है जिसमें 20 की लिमिट मानी गई है और लिमिट को तोड़ती है, 22 बंदे हो गए उसमें ऐड, तो वो भी इल्लीगल ही मानी जाएगी, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स। और अगर देखो हम बोलते हैं कि जो एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है, उसकी वो एक बिजनेस कर रहा है और जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रही है और बड़ी जॉइंट फैमिली है, अगर उनको जॉइंट करके भी अगर वो 20 से 21 पर्सन हो जाते हैं ना एक बिजनेस को करते हुए, तो वो बिजनेस क्या कहलाएगा, वो बिजनेस इल्लीगल कहलाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स कि भाई हम कहें कि कर्ता के बेस पे है जी, नहीं जी हमारी एक बिजनेस है, नहीं, अगर उसमें मेंबर 20 से ज़्यादा हो गए तो वो बिजनेस इल्लीगल कहलाएगा, वो इल्लीगल कॉरपोरेशन कहलाएगी। ये रूल्स है, एक बार याद कर लो पार्टनरशिप के अंतर्गत कि कोई भी बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग कंपनी है, उसमें 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, और कोई भी बिजनेस है तो उसमें 20 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, इसमें 10 से और इसमें 20 से, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आ जाओ, आगे क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसी सारी कंपनीज जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है एक्वाइजिशन ऑफ शेयर को अक्वायर करना, ठीक है। होज प्रिंसिपल बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, यानी कि अगर मेन बात में बोला जाए, द होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द कंपनीज बिजनेस रिलेट टू द शेयर्स से रिलेट करता है अगर बिजनेस, सिक्योरिटी से रिलेट करता है, स्टॉक से रिलेट करता है उनका बिजनेस, और डिबेंचर से रिलेट करता है जिसका बिजनेस, वो क्या कहलाती है, वो इट शुड बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट कंपनी, इट शुड बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोई भी ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस रिलेट्स टू द शेयर, सिक्योरिटी, स्टॉक और डिबेंचर्स आर कॉल्ड और should be treated as the investment company, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इन्वेस्ट करता है इन चीज़ों में, शेयर्स में, स्टॉक में, डिबेंचर में, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करती है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट कंपनी कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिफ्थ वन इज फाइनेंस कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉर्मल सी बात है, आपको नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती हैं, हमें लोन देती हैं, ठीक है। जो ऐसी कंपनीज जो मेकिंग लोन्स और एडवांस प्रोवाइड करती है, हमको लोन देती है, एडवांसेस प्रोवाइड करती हैं, लोन देती हैं, एडवांस प्रोवाइड करती हैं, ऐसी सभी कंपनी क्या होती है, फाइनेंस कंपनीज कहलाती है। नॉर्मल सी बात है, फाइनेंस हम बोलते हैं फाइनेंस का काम क्या होता है, किसी को पैसे उधारी पे देना, तो लोन देना, एडवांस देना एक बात है। फाइनेंशियल कंपनी क्या करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसका दूसरा नाम है कि जहाँ से मान लो अगर हम गवर्नमेंट वाला पैसा नहीं अप्लाई कर सकते, गवर्नमेंट का लोन, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, फेरा कंपनी द कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, किसके अंतर्गत, फेरा एक्ट 1973 के अंतर्गत जो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं कंपनीज, वो फेरा कंपनीज कहलाती हैं।
ब्रॉडली स्पीकिंग दे फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। देखो कौन कौन सी कंपनी आती है। कोई भी इंडियन कंपनी हैविंग नो फॉरेन इंटरेस्ट और हैविंग लेस देन 40% फॉरेन इंटरेस्ट, जिसके पास लेस देन 40% इंटरेस्ट होगा वो सभी कंपनी फेरा एक्ट के अंतर्गत आ जाएगी और फेरा कंपनीज कहलाएगी। और कौन सी? सेकंड वन इज फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, यानी फॉरेन में बनी हुई कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, जिसको रजिस्टर्ड तो इंडिया में किया गया है मेयरली फॉर बिजनेस ऑपरेशन के लिए, जस्ट बिजनेस ऑपरेशन के लिए। बनी कहाँ पे? इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई? फॉरेन में। और रजिस्टर्ड कहाँ हुई? इंडिया में। किस चीज़ के लिए? बिजनेस पर्पस के लिए। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाएंगी? फेरा कंपनीज, यानी कि जिसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत क्या करा जा रहा है? रेगुलेट किया जा रहा है। ऐसी कंपनी फेरा कंपनी कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अगली देखो, नाम से पता चल रहा है कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। ऐसी कंपनीज जो सिर्फ चैरिटेबल वर्क के लिए काम कर रही है, प्रॉफिट इसका मोटिव नहीं है, प्रॉफिट मोटिव इसका नहीं है, ऐसी कंपनी क्या कहलाती हैं? कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, जिनका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? चैरिटेबल वर्क करना, ट्रस्ट का काम करना, एंड नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करना। जैसे कि हमने अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऐसी कंपनीज, ठीक है, ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क नहीं करती, वो कंपनीज क्या कहलाती हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट कंपनीज। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन के नाम से ही पता चल रहा है, यानी जिस कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर हो, जिस कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर हो, ऐसी कंपनी वन पर्सन कंपनी कहलाती हैं। वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं वन पर्सन कंपनी के, देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज a one person company can be incorporated as private limited company only, यानी कि वन पर्सन कंपनी है वो पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया इसका साइलेंट फीचर। अनदर वन इज इट कैन हैव ओनली वन मेंबर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक ही मेंबर हो सकता है। नाम से पता चल रहा है जब वन पर्सन है तो एक ही मेंबर होगा, उससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। तीसरा कहता है इट में ओनली हैव वन डायरेक्टर, ओनली वन डायरेक्टर हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या बोलता है, एक बोलता है द वर्ड वन पर्सन कंपनी मस्ट बी मेंशन्ड इन ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो भी नेम है, दिस कंपनी, ये लिख रखा है दिस एंड दिस कंपनी लिख दिया, उसके साथ में ब्रैकेट में लिखना जरूरी है वन पर्सन कंपनी की। ये एक वन पर्सन कंपनी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मस्ट है मतलब। ठीक है, वन पर्सन कंपनी। तो इसकी साइलेंट फीचर्स क्या है कि वो ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही हो सकती है, एक ही मेंबर होगा, एक डायरेक्टर ही होगा, और कंपनी के नेम के बाद वन पर्सन कंपनी लिखना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि वन पर्सन कंपनी क्या होती हैं? तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ various types like incorporation, liability, transferability of the shares, ownership, nationality और some others company। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो आज की वीडियो से रिलेटेड तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।